आता है जैसे मैं खाली कमरे में अपने आप से बातें कर रहा हूँ, पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एहसास दिलाया कि आप, थैंक यू। अच्छा, अब एक बात आप लोगों को हमने बताई थी उस वक्त भी वॉइस मैसेज में, फिर रिमाइंड कर दूं कि आप अपनी वीडियोस ऑन रखेंगे जिसमें आप खुद हमें दिखाई दे रहे हों, ताकि आपकी फिजिकल अटेंडेंस भी ले ली जाए। ये क्लास के दौरान में मेरे को होस्ट ऐसा कर लेंगे, तो आपसे ये कहना है कि यू शुड ऑन योर वीडियोज एज वेल। ओके, हम अपनी क्लास की तरफ चलें। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे एम्पिरिकल फॉर्मूले के, और उन्हीं से आज हम टेस्ट भी ले लेंगे आपके। लेकिन मैं चाहूँगा कि बिफोर वी जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फॉर मॉलिक्यूलर मास डेफिनेटली, जो कि आज के टेस्ट में नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा उससे पहले मैं एम्पिरिकल ही के दो चार और क्वेश्चन करके आपकी कुछ और प्रैक्टिस कराऊँ। खास तौर पर जो लास्ट काम हमने किया था, हमें भी याद होगा, जिसमें हमने ऐसे केस को डिस्कस किया जहां हमारा जो रेशो था वो होल नंबर नहीं आ रहा था, सिंपल रेशो, बल्कि हमें उसे राउंड ऑफ करना पड़ा था। और चूंकि हमें उसे राउंड ऑफ करना पड़ा था, तो इसलिए हमने एक नया रूल सिखाया कि किन किन रेशोज को राउंड ऑफ किया जा सकता है और कहाँ हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो पता ये चला था कि अगर रेशोज छोटे हों, 0.1 0.2 0.3 वाला डेसिमल पार्ट हो, तो वो सिंपली इग्नोर हो जाएगा। अगर बड़ा डेसिमल पार्ट हो, 0.7 0.8 0.9, तो हम उसे नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ करेंगे। और अगर ये दरमियाना हो, 0.4 0.5 या 0.6, तो हम सारे रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरह के सवाल करते करते अगर बीच में ऐसी चीज आ जाए और हम भूल जाए ये काम करना, तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जिसमें हम आपसे कह रहे हैं कि इफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन contains 14 gram nitrogen and 40 gram oxygen. Empirical formula will be। अब सिर्फ ये बात चेंज हो गई कि मैंने एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन चल रहे थे, जरा टेक्स्ट चेंज किया है, एंड नाउ इट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है द कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जनाब 14 ग्राम नाइट्रोजन हमें दिया गया है और 40 ग्राम ऑक्सीजन हमें दिया गया है। सो हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल वही होगा जैसा हम आपको बता चुके। Here we have nitrogen and hydrogen, और हमने सबसे पहले नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है, जाहिर सी बात है, उसे कंसीडर करेंगे। वो 14 ही है। लो भाई, तो बहुत ही आसान बात हो गई। तो इसका मतलब है ये तो 1 आ गया। हाइड्रोजन नहीं है, इसे कैसे लिख सकते हैं आप, ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का 80 है, तो 80 के साथ 40 16 को डिवाइड करेंगे। सॉरी, मैं सब उल्टा पुल्टा लिखा, 40 दिया हुआ है और मुझे उसे 16 से डिवाइड करना है। तो ये काम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 को 40 से डिवाइड कीजिए। 4 का टेबल पढ़ सकते हैं, 4 4 का, और ये 10, और फिर ये 2, ये 5, 5/2 का मतलब होता है 2.5, ये 1 और ये 2.5। देखा जाए तो इत्तेफाक से सवाल इतना आसान है कि जो आपने एटॉमिक मास को डिवाइड करके रेशियो निकाला है, वो ऑलरेडी सिंपल रेशियो ही है। तो बहरहाल अगर आप ये बात समझ पाए अच्छी बात है, अदरवाइज अपनी लकीर के फकीर बन के करें। दोनों छोटा आंसर कौन है, 1। दोनों को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा जवाब, इधर 1 और इधर 2। वही है, ये सिंपल रेशियो ही डायरेक्ट आ गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिंपल रेशियो में 0.5 आ रहा है, इसलिए आप इसे भी ट्वाइस करेंगे और इसे भी ट्वाइस करेंगे। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, और ये कंपाउंड था दरअसल N2
0.05। ठीक हो गई बात। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम इसी को इसी केस को जरा और अच्छी तरह भी देख लें, तो कंटिन्यू विद वन मोर क्वेश्चन। A compound contains 6 gram carbon, 1.25 gram hydrogen and 8 gram oxygen. Can you do it for me? Calculate its empirical. पेंसिल उठाइए और जल्दी से इसे खुद से करने की कोशिश। Expecting one of a question like this in our पेपर जो आज हम लेंगे ना, उसमें भी हम ऐसा ही एक्सपेक्ट करें, तो खुद कीजिए जरा, देखिए क्या होता है। इन द मीन टाइम मैं पीछे नहीं हूँ, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। 3 एलिमेंट है इसमें, इस लिहाज से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन बहरहाल जब आपको आदत होती जा रही है, और ये सारे डिज़ाइन आपको तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। कार्बन का मास 6, हाइड्रोजन का मास 1.25 और ऑक्सीजन का मास, सब अपने अपने रेस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस से डिवाइड होंगे। कार्बन 12 से, हाइड्रोजन 1 से और ऑक्सीजन 16 से। तो यहाँ आंसर आएगा 0.5, यहाँ आंसर आएगा 1.25, यहाँ आंसर आएगा 0.5। तो इन्हीं के रेशियो से डिवाइड कीजिए। सबसे लीस्ट रेशियो जो है वो 0.5 है, सबको 0.5 से डिवाइड। चलें भाई, 0.5 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं। परेशानी जिसको भी हो सकती है वो इस जगह होगी जहां 1.25 को हाफ से डिवाइड किया जा रहा है। तो भाई आइए हम अपने उसी तरीके को जल्दी से आप तक फिर कम्युनिकेट करते हैं ऐसे। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं डिनोमिनेटर को सही कर दिया जाए, तो आप पॉइंट हटाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट था तो ये हो गया 10। 1.25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 12.5 और नीचे है 5। मेरे ख्याल में 5 का टेबल पढ़ना आसान होता है, तो कैसे पढ़ा जाए। 12.5 के लिए 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 उतारिए, पॉइंट लगाएं, तो ये 2.5 आपका जवाब है। मैंने करके दिखा दिया, आप में से जो खुद भी कर सकता था तो कोई परेशानी नहीं थी। मैं एक छोटा सा टिप भी दे सकता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने कैलकुलेशंस को अब सीरियस लेना शुरू किया है। किसी भी चीज को हाफ से डिवाइड करने का मतलब होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई। यानी अगर मैंने आपसे कहा कि 1.25 को हाफ से डिवाइड करें, तो इसका मतलब है आप 1.25 को डबल करें। देख लीजिए आंसर आएगा 2.5। ये छोटी सी टुक्कल अगर याद रखें। लेकिन अब असल मसला ये है कि सर ये 1 है, ये भी 1 है, मगर ये 2.5 है, जिसका मतलब है हमें सारे रेशियोज ट्वाइस करने पड़ेंगे। और जब सारे रेशियोज ट्वाइस करेंगे तो फिर कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 5 हो जाएगा और ऑक्सीजन V2 हो जाएगा। ये कंपाउंड है C2H5O2, C2H5O। ये इसका कंपाउंड का फॉर्मूला था। तो ये हमने 2 स्पेशली सवालात आपके सामने और ऐसे किए जहां ट्वाइस करने की जरूरत पड़ी, ताकि इसका भी एक स्टफ अच्छा जमा हो जाए। अब अगर आपको याद आ जाए, तो जब बात कर रहे थे हम आपसे कि हाउ टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इवन जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही हो, तो मैंने उस वक्त आपसे ये कहा था कि
दो तरीके आपको या दो तरह का डेटा हम आपको दे सकते हैं। उसमें से एक होता है कि हम आपको उस कंपाउंड के एलिमेंट्स बताएं और उनका मास बताएं, दूसरा था कि उनकी परसेंटेज बताएं। तो परसेंटेज से भी अब एक आधा सवाल इसलिए कर लिया जाए क्योंकि परसेंटेज और मास से हमारे सवाल करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें से कोई दिलचस्पी नहीं कि गिवन इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स के मास इन ग्राम है या परसेंटेज है, हमारे करने का प्रोसीजर यही होगा। तो अगर ऐसा है तो क्यों ना एक दफा देख लिया जाए भाई, लड़ने झगड़ने की क्या बात है। सो लेट्स सी, हमारे सामने क्वेश्चन, ये कंपाउंड contains 40% carbon, 6.66% hydrogen and 53.3% oxygen. Its empirical formula will be। अब आपको हमने मास इन ग्राम देने के बजाय परसेंटेज, तो इससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आप इस परसेंटेज के साथ भी वही करेंगे जो आपने मास के साथ किया। यानी आपका पहला स्टेप होगा कि आपने तीनों एलिमेंट्स को लिस्ट किया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और बिल्कुल उसी तरह जैसे अब तक करते आए थे, आप इन तीनों की परसेंटेज अब दी गई है तो यू शुड डिवाइड द गिवन परसेंटेज विद देयर रेस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस। तो आपने कोई तब्दीली नहीं की, आपको ऐसा ही समझिए जैसे ये 40% की जगह 40 ग्राम दिया है, 6.66 ग्राम दिया है और 53.33 ग्राम दिया, योर जॉब विल रिमेन सेम। तो अब आपके सामने है। अलबत्ता अब शायद आपको ऐसा लगे सर जी ये थोड़े से नंबर आपने ऐसे दिए हैं, डिवाइड कैसे होंगे, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। अब तो माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी आदत हो गई। 40 को 12 से डिवाइड करना तो मेरा नहीं ख्याल जरा सा भी मुश्किल हो। 12 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 36, क्या बचेगा, 4 पॉइंट लगाएंगे, ये फिर 40 हो गया। फिर 3 तक पढ़ेंगे, फिर 36, फिर 4 बचेगा, फिर 3 तक पढ़ेंगे, ये फिर 36। तो मेरे ख्याल में आंसर नजर आ रहा है 3.33। नीचे का करने की जरूरत ही नहीं है, 1 से डिवाइड करने पर वही जवाब आ जाएगा 6.66। अब सिर्फ रह गया ऑक्सीजन, जहाँ 53.33 को मैं 16 से डिवाइड करूंगा, 16 3 का 48, क्या बचा 5। और फिर आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से क्या आएगा 3, फिर 53, फिर आप वही पढ़ेंगे 16 3 का 48, फिर 5 बचेगा, फिर आप 3 उतारेंगे, फिर वही आएगा। तो मेरा ख्याल है इतना मुश्किल काम नहीं था अगर आप थोड़ी समझदारी। अब आपके पास तीन रेशो आ गए, दो 3.33 है, एक 6.66 है। तो 3.33 को 3.33 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ तो 1 ही आएगा जवाब। और अगर 6.6 को 3.33 से डिवाइड करेंगे, मेरे ख्याल में फौरन नजर आ रहा है कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से आता है, इसलिए आंसर आएगा 2। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, CH2। क्योंकि अभी मेरा मकसद था परसेंटेज से थोड़ा सा नया टच देना, इसलिए सिंपल है, कोई मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना पड़ा, सारे नंबर होल नंबर से जवाब आ गए। तो आपका आंसर सिंपल हो गया CH2O। तो परसेंटेज दी जाए या मास इन ग्राम दिया जाए, हमारे काम करने के तरीके पर चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या डाटा हमें दिया जाए, हम बड़े मजे से कर सकते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं परसेंटेज से ही एक आखिरी और भी कर लें, फिर हम मूव करें अपने नेक्स्ट टॉपिक को। और आप नहीं समझने के ये जो हिस्सा हमने किया आज की क्लास के शुरू के कुछ टाइम पर, ये हमने आज के आने वाले टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर ली, क्योंकि यहाँ तक हम दे रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आज के टेस्ट में नहीं दे रहे। तो पहला पहला है ना, तो हाथ हल्का रखा हुआ। तो अब ये एक सवाल और देख लेते हैं। एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर contains 50% sulfur. Its empirical formula will be।
अब देखिए हमारे क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दी गई, क्या कहा गया कि आपके पास एक ऑक्साइड है सल्फर का, थोड़ी सी केमिस्ट्री। ऑक्साइड ऑफ सल्फर का मतलब है अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन ओनली। वैसे ऑक्साइड, जैसे आपको याद है हम ने बहुत तफसील टॉपिक पढ़ा है सेकेंड ईयर में हाइड्राइड चैप्टर 2 में, तो कहा था बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड। इसी तरह बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड। तो व्हेन आई से ऑक्साइड इट मींस ओनली टू एलिमेंट्स आर देयर, एक ऑक्सीजन और एक कोई और। वो कोई और कौन है, लिख दिया उन्होंने सल्फर। तो इसका मतलब है इस कंपाउंड में सल्फर 50% है। दूसरी जो अकलमंदी की बात आपको याद रखनी होगी वो क्या होगी कि टोटल परसेंटेज 100 होती है। तो अगर सल्फर 50% है तो सल्फर के साथ दूसरा कौन सा एलिमेंट है जी, ऑक्सीजन, तो वो कितने परसेंट होगा, वो भी 50% होगा, ताकि टोटल परसेंटेज 100 हो जाए। तो इसका मतलब है मैंने जानबूझकर एक की परसेंटेज दी ताकि आप 100 में से माइनस करके दूसरे की परसेंटेज खुद निकाल लें। ठीक हो गई बात। तो अब ये सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 6। तो अब आप कि में थोड़ा सा डिवीजन लग गया। 32 का ही टेबल पढ़ लें एक ही दफा में। 32 वन 32, 18 बचेगा। आप पॉइंट लगाकर यहाँ 0 लगा दें। अब 32 का टेबल पढ़ें तो कोई इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 32 5 160। आप चाहें तो 1.5 पे भी रुक सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक डिजिट और भी निकाल लें, क्योंकि इतना मेरे ख्याल में ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो 0 ही आएगा। तो इसलिए आप इसे लिख दीजिए 1.5। अब इधर आ जाइए 50 तो 16 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही होगा। यहाँ 16 16 3 48 और यहाँ क्या बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, तो 16 1 16। ये जवाब आ गया तकरीबन 3.1। अब सबसे छोटा आंसर कौन सा है, 1.5। 1.5 को 1.5 से डिवाइड किया, आंसर आया 1। 3.1 को 1.5 से डिवाइड किया। तो अब फिर आपके जहन में यही बात आ गई कैसे करेंगे, तो 3.1 और 1.5, इसका डेसिमल हटाएंगे ऊपर 1 आएगा, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10। इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, और तो ये ऊपर हो जाएगा 31, नीचे हो जाएगा 15। आप अगर खुद भी ख्याल करें तो 15 टू द 30 होता है। द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 2। ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको याद है हम तो डेसिमल का छोटा वाला हिस्सा राउंड ऑफ कर देते हैं, इसलिए ये जवाब हो गया SO। ठीक हो गई बात। तो यहाँ खास तौर पर एक एडवांटेज भी लेने की कोशिश करनी है। जब आप यूँ डिवाइड करते हैं, तो मैंने जैसे फौरन छोड़ा, ये कहा कि 1.5 पे रहने दीजिए, तो यहाँ मैंने अप्रॉक्सीमेट डिवीजन की वजह उसकी ये है कि आपको एक एडवांटेज उठाना है। जब मैं ये सवाल आपके पास लिख रहा हूँ तो मैं अभी सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सवाल सॉल्व करवा देता हूँ, लेकिन आपको ये अंदाजा है कि जब ये सवाल आएगा तो साथ में 4 आंसर्स आएंगे। जब 4 आंसर्स आएंगे तो हमें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि अगर मैं 3.1 को और 1.5 को डिवाइड कर रहा हूँ तो जो आंसर आ रहा है 2 और एक SO2 जवाब मौजूद है। तो मुझे फौरन अंदाजा हो जाएगा कि मुझे पूरी पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है इसका जवाब सल्फर के ऑक्साइड से अगर मैं आंसर लिखूंगा, एक SO होगा, एक SO2 होगा, एक SO3 होगा, एक SO4 होगा। अब कम से कम 31 और 15 को डिवाइड करके 3 या 4 वाले आंसर तो नहीं आते। तो इसलिए थोड़ा सा हमें एडवांटेज ये भी रहेगा कि गिवन आंसर्स को देखकर भी कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है कि क्या पॉसिबल आंसर आ रहा है। तो ये हमने आपके सामने परसेंटेज वाले भी, सिंपल वाले भी, जहाँ रेशो हाफ आ रहा है और हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, सब कर दिए। सो अब ये फर्स्ट फेज हो गया, हमने इम्पीरिकल फॉर्मूला निकालना सीख लिया। अब हमारा कहना है हम इम्पीरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जब मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6 है, जिसमें से जब हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है CH, और ये होता है इम्पीरिकल फॉर्मूला। तो इम्पीरिकल फॉर्मूला दरअसल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से कोई होल नंबर कॉमन लेकर निकाला जाता है। तो मैं यूं लिख सकता हूं इन दोनों को कि मैंने जब 6 कॉमन लिया तो अंदर जो चीज बची वो है इम्पीरिकल फॉर्मूला, और ये 6 वो कॉमन नंबर है जो इम्पीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक तरह से डिफरेंशिएट कर रहा है या इनका लिंक है। देखिए ना, अब अगर मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथाइन का होता C2H2,
तो अब मैं क्या चीज कॉमन लेता, अब मैं 2 कॉमन लेता। इंपीरिकल फॉर्मूला दोनों सूरतों में CH बन रहा है, लेकिन फर्क इस बात का है कि इन केस ऑफ इथाइन इंपीरिकल फॉर्मूले को ट्वाइस करेंगे, इन केस ऑफ बेंजीन इंपीरिकल फॉर्मूले को 6 टाइम्स करेंगे। तो सारी कहानी ये बन गई कि आप इंपीरिकल फॉर्मूले को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है। ये सूटेबल नंबर जो मेरी 2 एग्जांपल में 6 और 2 है, ये कोई भी होल नंबर हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये कभी भी डेसिमल नंबर होगा। इस बिना पर हमने ये बात कही कि आप लिख सकते हैं कि सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दरअसल इंपीरिकल फॉर्मूले का इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, यानी कि ऐसे। ये है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड इंपीरिकल फॉर्मूला। तो अब अगर हमें इंपीरिकल फॉर्मूला मालूम, पहले स्टेज पे जो सवाल हमने किए उसका मकसद यही था कि हम आपको बताएं हाउ टू फाइंड दी इंपीरिकल फॉर्मूला। अब हमने इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना सीख लिया, तो अब जो हमारे सवाल होंगे उसमें हमें इंपीरिकल फॉर्मूला गिवन होगा, यानी हम आपसे सवाल इस तरह करेंगे कि ओके दिस इज योर इंपीरिकल फॉर्मूला, बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो अगर मैं आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होगी, और वो ये होगी कि सर बताइए इस एम्पिरिकल फॉर्मूले को किस होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी n की वैल्यू क्या है। सो इफ आई नो द वैल्यू ऑफ n आई कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब अब जितने भी सवालात होंगे उसमें 2 चीजें दी जाएंगी। नंबर 1 एम्पिरिकल फॉर्मूला, नंबर 2 कोई ऐसी बात जिससे आप n निकाल सकें। कोई ऐसी बात जिससे आप n निकाल सके, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आपको n निकालने में मदद। तो अब जिन बच्चों को अच्छी तरह फर्स्ट ईयर याद है वो कहें सर कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें थोड़ी हैं। n का तो एक फिक्स फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला था, हम सबको याद होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वो फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, या सिर्फ शॉर्ट में कहते हैं एम्पिरिकल मास। इसका मतलब है अगर मैंने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दिया, जैसे फर्स्ट कर लीजिए CH, तो आपने CH से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेना है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ये निकल आएगा 13। इसका मतलब है एम्पिरिकल फॉर्मूला बता देना, इनडायरेक्टली हमने आपको एम्पिरिकल मास भी बता दिया। तो अब क्या रह गया, अब अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर मास बता दूं तो आप मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास को डिवाइड करके n निकालेंगे और वो n आपको करेंगे। दूसरी बात लगती है, करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ, यही केस ले लेते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला ACHN, मॉलिक्यूलर मास A78, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी। अब आपके सामने है, देखिए मैं फिर याद दिला दूं, मैं प्रॉपर तरीके से वर्किंग के साथ आपके सामने करूंगा, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने तो खट 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 रफली तरीके से करना है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH। आपके तो जहन में ये बात होनी चाहिए कि सवाल में तो लिखी हुई है, मैं खास तौर पर प्रेजेंटेशन के साथ क्लियरली एक एक चीज इंडिकेट करते हुए बता रहा हूँ। तो माई एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है उसी से मुझे पता चल सकता है व्हाट इज एम्पिरिकल मास। पूरा नाम होता है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, लेकिन अब हम शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, एम्पिरिकल मास। तो CH मैंने अभी भी कहा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन मीन्स 30, इसका एम्पिरिकल मास 30। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन वालों ने हमें दे दिया, वो है 78। तो जैसे ही मुझे मॉलिक्यूलर मास मिल गया मैंने कहा ओके, तो n निकाल सकता हूं, और n है द रेशियो बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल मास। तो 78 डिवाइडेड बाय 13, तो मेरा ख्याल है टेबल पढ़ना आसान है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6।
एन की वैल्यू 6 आ गई। तो अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या बात हुई थी, हमसे बात हुई थी कि जो फॉर्मूला है वो ये है कि एम्पिरिकल फॉर्मूले को एन टाइम्स करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला सी एच है और एन की वैल्यू 6 आ गई है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिंपली ये करना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला सी एच को 6 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो जब दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकम C6H6 बेंजीन आ गया। ठीक हो गई बात। इसका मतलब है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डाटा बनाया है ना। आपका काम ये है, जैसे ही मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला दिखा, आपने उससे फौरन एम्पिरिकल मास निकाला। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों को 40 से डिवाइड करके एन निकाला। बस जो एन निकाल दिया उसे एम्पिरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज नॉट a time consuming thing, hardly takes a minute. It's an ideal thing for MCQ। और मजेदार बात यह है कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो एम्पिरिकल फॉर्मूले का तो एक बाकायदा न्यूमेरिकल जरा बड़ा सा आता था, तो एक प्रॉपर न्यूमेरिकल होता था। लेकिन अगर कभी पेपर वाले ये बात पूछते थे सिर्फ इतनी कि एम्पिरिकल गिवन है आप मॉलिक्यूलर निकालिए, तो वहाँ भी ये 1 मार्क्स से सवाल होता था। और ये कभी शॉर्ट में आ गया और कभी MCQ में ही आता था। तो ये तो एक आइडियल चीज है कि एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ वेरी स्मॉल थिंग। लेकिन ऐसी बात है, अभी तो मैंने पहला क्वेश्चन किया है। लेट मी डू यू मोर, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि इफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज BH3 and molecular mass is 28, molecular formula will be, बोरॉन का एटॉमिक मास है 11 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता है। तो इसको देखते हुए आप कोशिश करें कि ये सवाल आपसे ही हो जाए। तो अगर आपने तैयार अपने काम को किया है तो कुछ इस तरह से बात बनेगी कि देखिए, डाटा बनाने की जरूरत नहीं, साफ साफ लिखा हुआ इंपीरिकल फॉर्मूला इज BH3। तो मैं फौरन निकालूंगा इंपीरिकल मास। BH3 से निकलेगा 14, मॉलिक्यूलर मास मुझे दे दिया 28। तो मेरे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 डिवाइडेड बाय 14। क्या आंसर आएगा, 2। तो फिर BH3 जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है मैं उसे ट्वाइस करूंगा और मेरा फॉर्मूला बन जाएगा B2H6। तो ये है हिसाब किताब, मेरे ख्याल में बड़ा आसान और क्लियर सा है। तो एक और काम कर देखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ a compound is CH2O and its molecular mass is 180. Molecular formula will be। तो अब अगर आप इसे भी फौरन फौरन खुद करें तो मेरे ख्याल में भूल गया होगा, बहुत आसान है। सबसे पहली बात, इंपीरिकल फॉर्मूला अगर CH2O है तो इससे इंपीरिकल मास निकलेगा, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 30। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 180 का।
तो आप n निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऊपर रखेंगे, एम्पिरिकल मास नीचे रखेंगे, 6 आ जाएगा। और जब 6 आ जाएगा तो फिर ये हो गया C6H12O6। तो सिंपल। तो ये हमने आपके सामने 2-3 क्वेश्चंस करके आपको ये सिखा दिया कि ओके एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर कैसे बनता है। एक बात तो जहन में रहे, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, आई रिपीट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस दिस could be a डेसिमल नंबर। ये कभी भी डेसिमल नंबर नहीं हो सकता, यानी 0.1 भी नहीं आ सकता। तो यहाँ वो वाली सोच ना पैदा हो कि अगर यहाँ 0.5 आ गया तो वो सब वहाँ था एम्पिरिकल फॉर्मूले में, खत्म हो गई। एन की वैल्यू हमेशा होल नंबर आएगी, या परफेक्ट होल नंबर। अगर नहीं आ रही है तो या तो क्वेश्चन वाले ने गलती की है या फिर आप गलती कर रहे हैं, ध्यान में रखिए। तो ये इट्स ऑलवेज ए होल नंबर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ओके, अब अगर किसी को मेरे अल्फाज याद आ रहे हों जो मैंने उस वक्त इस्तेमाल किए when I was explaining the trick how to convert the empirical formula into molecular formula, और मैंने ये n का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, तो उस वक्त मेरे मुंह से ये जुमला निकला था कि n, हम आपको जब भी ये सवाल देंगे हम आपको एक एम्पिरिकल फॉर्मूला देंगे और कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे आपको n के बारे में पता चले। तो मैंने खुद ही कहा कि बच्चों के दिमाग में कोई ऐसी बात क्या होती है, एक ही तो तरीका है, आप हमें मॉलिक्यूलर मास बताएंगे, एम्पिरिकल मास फॉर्मूले से एम्पिरिकल मास हम खुद निकाल लेंगे, दैट्स इट। तो मैंने कहा दैट्स इट नहीं है। ऐसा ज़रूर है कि हमने अपनी किताब में इतनी ज़्यादा बात नहीं की और सिर्फ इसी एक तरीके से ही सवाल किया, लेकिन अगर हमने से कुछ बच्चों को याद हो फर्स्ट ईयर के जिन्होंने पेपर की तैयारी के वक्त अच्छी तरीके से 5 ईयर सॉल्व किए थे, तो हल्का फुल्का 5 ईयर में अब ये मामला आना शुरू हो गया था। पिछले खासतौर पर 5-6 सालों से जो एक सवाल ऐसे आए थे जिसमें एन की वैल्यू निकालने के लिए सीधे सीधे मॉलिक्यूलर मास नहीं बताते थे, बल्कि कुछ घुमाते थे। तो ये घुमाना चूंकि बहुत ही आसान सा भी है, एक दफा बता दो तो किसी को कोई टेंशन नहीं होती। ये एमसीक्यूज के लिए सवाल है, ये प्रॉपर न्यूमेरिकल नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में एन का ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये इसके फॉर्मूले की एक शक्ल है, इसका असल फॉर्मूला क्या है। ये क्या बात हो गई, असल फॉर्मूला। इसका असल फॉर्मूला है कि जब भी आपको एन निकालना होगा, इट इज ऑलवेज रेशियो बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल। मतलब एन की वैल्यू के लिए हम कहेंगे एनी प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला divided by same property of empirical। ये है असल फॉर्मूला जिसके मुताबिक हम आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले या मॉलिक्यूल के मुतालिक हो। तो जो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मुतालिक हम इंफॉर्मेशन या प्रॉपर्टी आपको बताएंगे, आप वही प्रॉपर्टी इंपीरिकल फॉर्मूले से निकालेंगे और दोनों को डिवाइड। क्या अजीब सी बात लग रही है ना। अभी सोचिए, मैंने आपको मॉलिक्यूल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी, मॉलिक्यूलर मास, तो आपने क्या किया, आपने इंपीरिकल फॉर्मूले से भी मास निकाला और दोनों को डिवाइड। तो ये बात सिर्फ मास तक नहीं रही, देर आर मैनी अदर थिंग्स, मैनी, आई रिपीट मैनी अदर थिंग्स, जो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की आपको कोट कर सकता हूँ और आप समझदारी का मुजाहरा करते हुए उसी पर्टिकुलर चीज को एम्पिरिकल फॉर्मूले से निकालेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। ये काम कैसे होगा और मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एग्जाम्पल्स चाहिए और वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो आइए मेरी पहली एग्जाम्पल। empirical formula of a compound is CH2O। अब मैंने वही एम्पिरिकल फॉर्मूला दोबारा कोट कर दिया, मॉलिक्यूलर मास नहीं बताऊंगा बल्कि मैं क्या बता रहा हूँ, इफ its molecule contains 24 atoms, its
molecular formula will be। अब आप देखिए, मैंने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताया, बिल्कुल सही है, CH2 हो गया। मैंने आपको कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं बताया, बल्कि मैंने मॉलिक्यूल के मुतालिक क्या इंफॉर्मेशन दी कि उसमें 24 एटम्स हैं। तो इसका मतलब है मैंने आपको बताया देयर आर 24 एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो आपको n के लिए जो फॉर्मूला बनाना चाहिए वो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको दिए हैं नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक ही बात हो गई कि मॉलिक्यूल में कितने एटम है। तो अब आप किस चीज से डिवाइड करें, उनका सेम प्रॉपर्टी ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आप ये कहें कि नंबर ऑफ एटम्स इन एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो गिवन है ना, उसमें देखिए कितने एटम है, CH2O, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, टोटल कितने एटम हुए, 4। तो इसका मतलब है n की वैल्यू ऐसे निकलेगी कि मॉलिक्यूल में है 24 एटम और एम्पिरिकल फॉर्मूले में है 4, दोनों को डिवाइड करें, आंसर आया 6, फुल नंबर आ गया। और अब आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा, CH2O को आप 6 टाइम्स कीजिए, वही ग्लूकोज आ गया, C6H12O6। मैसेज क्या गया कि अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर मास बताने के बजाय मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद बता दूं, तो आपने जैसे ही देखा कि उन्होंने एटम्स बताए हैं, आप देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूले में कितने एटम्स। तो ये जहन में रहे ये, क्योंकि अभी मैं और भी बहुत सारी इससे ज्यादा एग्जाम, लेकिन हर दफा मैं यही काम करूंगा, जो बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बताऊंगा उसी बात को एम्पिरिकल फॉर्मूले से निकालेंगे और दोनों को डिवाइड। तो पहला केस था मैं मॉलिक्यूल का मास बताऊं, तो आप इंपेरिकल फॉर्मूले का मास लेंगे और दोनों को डिवाइड। दूसरा केस हो गया मैं मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताऊं, तो आप इंपेरिकल फॉर्मूले के टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसमें डिवाइड, तो एन की वैल्यू आ जाए, एन की वैल्यू आ जाए तो मसले में तो तेज नहीं भागूंगा। इसी चीज को एक और एग्जाम्पल से करते हैं, एक और इसका सवाल बनाते हैं, उसमें भी इस तरह टोटल नंबर ऑफ आइटम देंगे ताकि थोड़ा सा आपको और अंदाजा हो जाए। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH3O if molecule contains 10 atoms. Molecular formula will be। अब आप देखिए कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है CH3O और उसमें एटम्स की तादाद दी है 10। अब तो रेडी हो गए ना आप, अब तो आपको याद हो गया कि n का फॉर्मूला इस केस के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल divided by number of atoms in empirical formula। तो अब empirical formula तो given है ना, मॉलिक्यूल के एटम्स हैं 10 और empirical formula CH3O given है, उसमें एटम गिन लीजिए, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 5, क्या आंसर आएगा 2। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH3O को ट्वाइस कर दीजिए, ये हो जाएगा C2H6O। ठीक हो गई बात। इसका मतलब ये हो गया कि अब कम से कम दो तरीके तो आपको आ गए, मॉलिक्यूलर मास दूं तो एम्पिरिकल मास से डिवाइड करके n निकलेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल दूं तो एम्पिरिकल फॉर्मूले के नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड करके n निकलेगा। अच्छा, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, हम तीसरी एक टाइप ला रहे हैं आपके साथ। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इज CHON if
ये पूरी बात लिखे, सम ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स in molecule is 10 molecular value। अब थोड़ी सी आपको भी हम चाहते हैं कि समझदारी का मुजाहरा करें, क्योंकि जाहिर सी बात है तो इतने सारे फॉर्मूले थोड़ी याद करने बैठ जाएंगे। आपको ये याद होना चाहिए कि n का मतलब है एनी प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय द सेम प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। अब वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो, कितनी याद करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ नई सिचुएशन ले आए, आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH4n, और अब मैंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी, मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, मैंने आपको टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने कितने एटम है ये नहीं बताया, बल्कि मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम्स को अगर मैं जमा करूं तो आंसर आता है 10। तो अब आप एन कैसे निकालेंगे भाई, उन्होंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई है, सम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूल। तो आप क्या करें, इसी प्रॉपर्टी को एम्पिरिकल फॉर्मूले में से निकाल लें। इस प्रॉपर्टी को सम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन एम्पिरिकल। देखिए मैं तीसरी दफा मैंने वही काम किया, जो चीज आपने मुझे मॉलिक्यूल के बारे में बताई मैंने उसी चीज को एम्पिरिकल फॉर्मूले से निकालना है। आप खुद देखिए, अब मैं कार्बन नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा एम्पिरिकल फॉर्मूले में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स को जमा करें तो क्या आता है 5, और मॉलिक्यूल में जमा करें तो क्या है 10, तो गिवन है, फिर वही बात हुई, 2 आंसर आ गया। और आपके लिए कितना आसान हो गया, CH4n को ट्वाइस कीजिए, ये फॉर्मूला होगा C2H8n2। दिस इज व्हाट वी वांट टू से। इस तरह मैंने 3 अलग अलग अंदाज अपनाकर आप तक ये मैसेज कम्युनिकेट किया है कि n दरअसल मॉलिक्यूलर और इंपीरिकल फॉर्मूले का रेशियो, उसकी हर खूबी का रेशियो है। खूबियाँ क्या क्या हो सकती हैं, खूबियाँ 3 तरह की तो बता दी मैंने आपको। खूबी हो सकती है एक, व्हाट इज दी मॉलिक्यूलर मास, आप एम्पिरिकल मास से डिवाइड करते हैं। खूबी हो सकती है एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं, एक एम्पिरिकल फॉर्मूले में टोटल कितने एटम्स हैं। खूबी में अब अगर आप ये जो तीसरी बात की, इसे तो मैं बहुत बना सकता हूँ ना बात है। यहाँ मैंने क्या किया, कंपाउंड में 3 एलिमेंट थे, मैंने उसमें से 2 का सम ले लिया। अब वो 2 एलिमेंट हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, फर्स्ट कर लें किसी और क्वेश्चन में कोई और एलिमेंट होगा। तो मतलब मैं इस तरह से बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ, लेकिन आपको ये अकल रहे कि हर दफा जो बात मैं आपको मॉलिक्यूल की करूंगा आप उसे एम्पिरिकल फॉर्मूले से डिवाइड करें, दैट्स फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गई बात। सो वन मोर, तो फिर इसके बाद ये मेरा काम इसका भी खत्म हो जाएगा। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2, its molecule contains 4 oxygen atoms। Molecular formula will be। अब आपको भी अंदाजा हो गया है मेरे ख्याल में अच्छी तरह। तो अब की दफा मैंने थोड़ी सी और बात उसी से मिलती जुलती कर दी। बजाय इसके कि पूरे मॉलिक्यूल के एटम गिनता, बजाय इसके कि उस मॉलिक्यूल में से कोई से 2 एटम्स का सम ले लेता, मैंने अब की दफा आपसे कहा है सिर्फ इतना कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2, और उसके मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं बताए, ना कार्बन ना हाइड्रोजन, सिर्फ ऑक्सीजन। तो भाई एन की वैल्यू अब की दफा क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन मॉलिक्यूल ऊपर आएगा, और सेम बात नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन एम्पिरिकल फॉर्म। तो अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 4 है और एम्पिरिकल फॉर्मूले में 2 है, तो आंसर आएगा 2। और CH2 टेकन ट्वाइस बन जाएगा C2H2O4।
तो भाई ऐसा हो गया कि अब ये काम पूरा हुआ। अब आप दो अलग अलग सवालात हैं एमसीक्यूज के हिसाब किताब से। एक हाउ टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला एंड देन हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इन सब के हमने आज बहुत से क्वेश्चंस किए। अब सिर्फ ये चाहता हूँ कि बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट वन विच इज द मोल इन एवोगैड्रोस नंबर, क्विकली ये सारी बातें जो मैंने आपसे कही हैं और जितने क्वेश्चन मैंने किए हैं, अगर मैंने जल्दी जल्दी स्लाइड चेंज की हैं और आप उसे नहीं फॉलो कर पाए हैं तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और ये सारी स्नैप्स ले लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं एक एक करके सब स्लाइड्स पहले आपको दिखाता हूँ, फिर मैं किसी अगली चीज़ की बात करूँगा। माई फर्स्ट स्लाइड फॉर दिस क्वेश्चन, जहाँ मैंने आपकी कोशिश की कि एम्पिरिकल फॉर्मूले में जब 0.5 सिंपल रेशो में आ जाए और हमें ट्वाइस करने पड़े सारे रेशो, तो उस सूरत में हमें क्या करना होगा। तो ये पहला सवाल था, दैट वाज फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर ऐसा ही एक और सवाल किया गया, तो ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने फिर एक ऐसा सवाल किया, बस ये हो गया कि उसमें 3 एलिमेंट्स थे। और जब 3 एलिमेंट्स थे तो उन तीनों ने के साथ एक का रेशो 0.5 आ गया, तो फिर क्या किया गया, फिर हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया जिसमें परसेंटेज से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला गया और ये बताया गया कि दैट मेक्स नो डिफरेंस, सिवाय इस बात के कि ग्राम की जगह परसेंटेज का निशान बना हुआ आएगा, बट एवरीथिंग इज सेम। तो इससे हमने फिर एक और क्वेश्चन भी करने की कोशिश की और वो था ऑक्साइड ऑफ सल्फर वाला। इस तरह के 4 सवाल हमने शुरू में किए जिससे हमने आपको इम्पीरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश की और वो माशाल्लाह से हो गई और उसका आज इंशाल्लाह हमारे टेस्ट में भी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हमने ब्रीफिंग दी इस बात की कि हाउ टू फाइंड दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये बताया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इज एक्चुअली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो इंटीजर है जिससे मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है उसे एन कहा। और एन के बारे में कहा कि इसका तो निकालने का के वैरायटीज हैं, बहुत सारे तरीके हैं और वो तरीके ये हैं कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करें तो भी निकल सकता है, और इसी तरह जो बाकी तरीके थे वो अब हमने किए हैं तो हम आपके सामने एक एक करके लाते हैं। तो इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर हमने आपके सामने क्वेश्चंस किए इससे रेलेवेंट, और उसमें हमने आपको सवाल कराया जैसे ये, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूलर मास गिवन था और आपने एम्पिरिकल मास एम्पिरिकल फॉर्मूले से निकालकर उसमें एन की वैल्यू निकाली और ये आपके सामने आ गया। सेम इसी तरह ये क्वेश्चन किया गया, सेम लॉजिक, एम्पिरिकल फॉर्मूला और एम्पिरिकल मास मॉलिक्यूलर मास के रेशियो से आपने एन निकाला। फिर हमने अपनी अंदाज को बदला, तेवर बदले, और हमने कहा और भी तरीके हैं, और सही फॉर्मूला इनका है कि यू शुड हैव एनी प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला, और फिर उसके जरिए से आपने निकाला और ये आपके सामने वो बात भी आ गई। इसी तरह का क्वेश्चन किया गया फिर, ये तो खैर एक सिंपल वाला था जो ये भी बीच में किया गया। फिर ये किया गया जिसमें हमने एटम्स की तादाद की एक एग्जाम्पल और की, फिर हमने 2 एटम्स को सम करके दिया, एंड फाइनली दिस वन आपके सामने। तो ये सारी 12 स्लाइड्स में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला इन डिफरेंट वेज। तो वो आपने माशाल्लाह से कर लिया है। तो अब हम चाहते हैं कि हम आगे के टॉपिक्स पर आएँ, और आगे के टॉपिक्स का मतलब है कि एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, तो अब हम बात करना चाहते हैं मोल। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, और अब हम चाहते हैं कि थोड़ी सी बातें सीख लें। ऐसी बातें, इसके सवाल बहुत सारे हैं तो आगे चलकर ही हमें करने होंगे। मोल के लिए हम आपसे क्या पूछ सकते हैं, अगर इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन की जाए तो सबसे पहली बात, इट इज द SI यूनिट
of amount of substance। ये ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और इसकी डेफिनेशन यूं की जाती है, ग्राम एटॉमिक और ग्राम फॉर्मूला और ग्राम molecular mass of any substance that contains 6.02 into 10 की power 23 particles, atoms, ions और molecules। तो ये है हमारे सामने आपके पास मोल की डेफिनेशन, जिसके मुताबिक ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर और ग्राम फॉर्मूला मास, 3 टर्म्स मैंने यूज की। देखिए पहले तो मैं और मोल क्या बातें हैं उसको बाद में बताते हैं, पहले ये लैंग्वेज समझा देता हूँ। आपके पास अब तक जो हमने पढ़ा उसमें 3 केसेस आए। अगर हम आपको कोई एलिमेंट दें तो उसका एटॉमिक मास होगा, अगर हम आपको कोई कंपाउंड दें तो फिर 2 फॉर्मूले थे, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली फॉर आयनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मैंने लिखा ग्राम फॉर्मूला मास, तो ये बेसिकली एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए, एंड दैट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। इस तरह 3 चीजें बन गई ना, एक जो एटम से मिलके बनी एलिमेंट्स, एक जो आयन से मिलके बने आयनिक कंपाउंड, और एक जो मॉलिक्यूल से मिलके बने मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक, आयनिक कंपाउंड्स के लिए एम्पिरिकल या सिंपल फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर मास। तो आप सबने इन तीनों चीजों से एक्सपोजर हमारा हो चुका है। इनका यूनिट होता है AMU, ठीक है। हमने यहाँ क्या लिखा, अगर हम इनका यूनिट AMU की जगह क्या ले लें, ग्राम, तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, इतनी अकल आपको भी होनी चाहिए कि AMU इंतहाई छोटा यूनिट है और ग्राम इसके सामने जिन है, मतलब जिन्नात है, बल्कि कह लें आप, इतना बड़ा यूनिट है। तो अगर किसी, मैं कह दूं 12 AMU, दिस इज फॉर कार्बन, तो 12 AMU कार्बन के एक एटम को जाहिर करना है। लेकिन अगर मैं कह दूं कार्बन का 12 ग्राम, तो अब आप ये थोड़ी कहेंगे 12 तो है सर, 1 एटम ही होगा। जी नहीं, ये बिल्कुल वैसी मिसाल है जैसे अगर किसी ने आपसे कहा कि मैं 5 सेकंड में आपका ये काम कर दूंगा, और दूसरे बच्चे ने सेकंड के यूनिट को हटाकर लिख दिया एयर्स। आप कहें कोई बात नहीं, एक ही बात है, 5 तो है। हमें भी अंदाजा है सेकंड बहुत छोटा टाइम है और एयर्स बहुत बड़ा टाइम है। 5 ईयर्स में कितने सेकंड आ जाएंगे, आप अगर हिसाब लगाएंगे तो बड़ा लंबा नंबर आ जाएगा। मैं सेम यही कहानी यहाँ बताना चाहता हूँ। AMU बिल्कुल इसी तरह का यूनिट है जैसे सेकंड है, बल्कि सही बात करें तो शायद ये माइक्रो और नैनो सेकंड से भी गया गुजरा यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट है। और ग्राम का हिसाब बहुत इसके सामने बिल्कुल एयर्स की तरह बहुत बड़ा यूनिट है। तो अगर AMU में एक एटम आता है तो ग्राम में तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी बहुत बड़ी। तो वो कितनी बड़ी हो जाएगी, हमने कहा वो बड़ी हो जाएगी तकरीबन 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब है अगर आप किसी चीज का सिंपल एटॉमिक मास लेते हैं तो उसमें उसका एक एटम आएगा, और अगर आप उसके एटॉमिक मास को ग्राम में ले लेते हैं तो पहली बात उसका नाम बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और उसमें एटम्स की तादाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएगी, और वो तादाद है दिस 6.02 इंटू 10 की पावर 23, जिसको आप एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला, इससे हमने ये नतीजा निकाला कि 12 AMU is equals to 1 atom of carbon. This is atomic mass of carbon. ठीक है ना। तो 12 ग्राम should be 6.02 into 10 की पावर 23 atoms of carbon। और यही काम हर एक में है। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं आपके सामने 44 ग्राम 44 AMU, तो दिस इज कुछ नहीं।
तो अब 44 AMU का मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर आप खुद सोचिए 44 ग्राम का क्या मतलब होगा, यूनिट बढ़ गया। अब 1 मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, 6.02 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो ये जो एक इसी तरह मैं फॉर्मूला यूनिट के लिए भी लिख सकता हूँ, मिसाल के तौर पर NaCl दे दें आप, तो NaCl का एटॉम फॉर्मूला मास होता है 58.5 AMU। तो ये बनेगा 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। और अगर मैं ये यूनिट का मास चेंज करके कर दूं ग्राम, तो ये तादाद हो जाएगी 6.02 into 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। इन तीनों एग्जाम्पल से जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन AMU एंड ग्राम, दैट्स इट। AMU में सिंगल पार्टिकल है और ग्राम में इतना बड़ा बल्क ऑफ पार्टिकल है। इस नंबर को बेसिकली हम मोल कहते हैं। When you have this much number of particles in any sample of matter, it should be called 1 mole. इस तरह हमें ये पता चला कि 1 मोल किसी भी चीज का 2 इंफॉर्मेशन देता है। If I just कोट दिस, तो एक इंफॉर्मेशन ये है कि किसी भी चीज का ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम फॉर्मूला मास उसके 1 मोल के बराबर है। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि उसमें पार्टिकल्स की तादाद 6.02 into 10 to the power 20। यानी अगर अब मैं आपके सामने ये बात कहूं कि मैंने आपके सामने लिख दिया 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इससे आपको दो बातें पता चल। जैसे ही मैंने लिखा 1 मोल कार्बन, आपको दो बातें चली। नंबर 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है यानी 12 ग्राम। और दूसरी बात पता चली 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.02 into 10 की पावर 23 एटम्स। जब भी आप किसी चीज के 1 मोल का तस्करा करेंगे, ये दो बातें आपको पता चलेंगी, एक उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, एक उसका मास क्या है। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखें, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास 12 ग्राम नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज का भी आप 1 मोल लेंगे आपको उसका ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर या ग्राम फॉर्मूला मास लेना है। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 है, इसका मॉलिक्यूलर मोल 44 ग्राम का होगा, लेकिन इसमें पार्टिकल्स की तादाद 6.02 into 10 की पावर 23 ही रहेगी, वो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इसका मतलब है मोल इस लिहाज से कॉमन चीज है कि उसमें पार्टिकल्स की तादाद सेम होती है, लेकिन इस लिहाज से डिफरेंट है कि हर एक का मास अलग अलग होगा जो उसके अपने नेचर के हिसाब से होगा। ठीक हो गई बात। ये थ्योरी बहरहाल अब जरूरी नहीं थी, 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें ये पता होनी चाहिए, लेकिन से बात है इससे तो कोई MCQ हम इतने नहीं बनाएंगे। असल चीज है इसके न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में याद रखना है मोल को हम 3 चीजों की मदद से निकालते हैं। इसके 3 फॉर्मूले हैं, 3 इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे और उससे आप मोल निकाल सकते हैं। तो आज कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि हम मोल के फॉर्मूले अच्छी तरह देख लें। नंबर 1, अगर हम आपको किसी चीज का मास बता दें ग्राम में, तो मोल निकालने का तरीका क्या है। तो तरीका है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अच्छा अब डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास। ये जो हमने अभी आपसे इसकी डेफिनेशन में 3 बातें कही ना, इन तीनों को बार बार दोहराने के बजाय मैं इन तीनों को रिप्लेस करता हूं विद 1 नेम, और वो नेम होता है मोलर मास। यानी मैं अगर कहीं लफ्ज लिखूं मोलर मास, तो इससे मुराद दी जाएगी एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फॉर्मूला बनेगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस तरह ये पहला फॉर्मूला बना। दूसरा फॉर्मूला, मोल इज इक्वल्स टू, अगर हमें पार्टिकल्स की तादाद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या था, इस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस।
और तीसरा फॉर्मूला है, अगर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, तो हम इसे डिवाइड करते हैं मोलर वॉल्यूम। मैंने ये जस्ट थ्रो किए हैं फिलहाल आपकी तरफ फॉर्मूले, जाहिर सी बात है आई हैव टू टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम एंड इससे बहुत सारी प्रैक्टिस। तो पहला फॉर्मूला इस वक्त ऐसा है जिसे हम बगैर किसी मजीद तफसीलात के इस्तेमाल करने के काबिल हैं। अगर हमें मास इन ग्राम दिया हो तो हम किसी भी जिस चीज़ का भी मास दिया है उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। और मोलर मास क्या होगा, अगर वो चीज़ एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास, अगर वो चीज़ कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास या एम्पिरिकल मास, वॉट एवर द नेचर ऑफ कंपाउंड इज। जबकि अगर हमें एटम मॉलिक्यूल से आइंस की तादाद दी जाए तो हम उसे डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, और एवोगैड्रो नंबर फिक्स है 6.02 और तीसरा ये है कि हम अगर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया जाए यूनिट में डेसीमीटर क्यूब और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो हम उसके मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। और अगर हमें से किसी को याद आ जाए तो ये मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है और ये है 22.4 डेसीमीटर। ठीक हो गई बात। तो अब ये हमारे आज के लेक्चर की आखिरी चीज थी। हम फिलहाल सिर्फ इनके फॉर्मूले आप तक पहुंचा रहे थे, फॉर्मूले पहुंचा दिए। अब हम मजीद ये होगा कि नेक्स्ट क्लास में हम इनमें से हर फॉर्मूले को यूज करते हुए बहुत सारे सवाल करेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है जो प्योरली एमसीक्यूज के लिए 1 नंबर से ज़्यादा का सवाल इम्तिहान में भी नहीं आता था। तो इस पर अच्छी तरह से बात करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब अगर आप में से किसी को कोई बात पूछनी है, प्लीज रेज योर हैंड। हम इस क्लास को यहाँ अब खत्म कर रहे हैं 5 मिनट पहले इसलिए, क्योंकि आपकी भी नेक्स्ट क्लास है और मेरी भी अब एक और बात क्लास है। तो अगर किसी को बात नहीं पूछनी तो वी आर एंडिंग आवर क्लास हियर। थैंक यू वेरी मच।